हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम प्रिया, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड के आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बैंक की परिभाषा, व्यवस्था एवं कार्य। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैंक जो है आधुनिक युग में बहुत ही लोकप्रिय चीज़ है। बिना बैंक के हम कोई काम नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था का अगर सही तरीके से संचालन करना है तो हमें बैंक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बैंक शब्द सबके लिए जाना पहचाना नाम है। बैंक शब्द का आविर्भाव या इसका उद्भव, अलग अलग विचारधाराएं हैं इसके लिए। कुछ लोग जर्मन शब्द बैंक से तथा कुछ लोग इटालियन शब्द बैंकों से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ है कॉमन फंड। फ्रेंच भाषा में इसे बैंके और आंग्ल भाषा में इसे बैंक कहा जाता है। बैंकों के विकास का इतिहास ईसा से लगभग 2000 पूर्व बेबीलोनिया व यूनान के मंदिर के उधार लेन देन कार्य की प्रक्रिया से माना जाता है। भारत में वैदिक काल से ही बैंकों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, जबकि इटली में 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। इसके बाद में अनेक बैंक स्थापित हुए, जिनमें 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा के नाम उल्लेखनीय हैं। 1609 में स्थापित बैंक ऑफ एम्स्टर्डम को तो 17वीं शताब्दी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महान बैंक जाना जाता है। इंग्लैंड में आधुनिक बैंकिंग का उद्भव 1640 से माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होना है। इसके बाद कुछ अवधि तक तो बैंक विकास धीमा रहा। धीरे धीरे चेक प्रणाली के चालू होने के साथ ही बैंक जनता में विश्वास जमने और उसके वैज्ञानिक रूप का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में बैंकिंग का कार्य मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों द्वारा किया जाने लगा। सीमित उत्तरदायित्व की मान्यता मिली और उनके नियमन नियंत्रण के लिए कानूनी व्यवस्थाएं की जाने लगी। अब बैंकिंग प्रणाली विश्व के सभी देशों में इतनी विकसित हो गई है कि बैंक वर्तमान आर्थिक प्रणाली व व्यापार व्यवस्था का अविभाज्य अंग बन गया है। बैंक की परिभाषा या उसका अर्थ। साधारण बोलचाल में बैंक का अर्थ उस संस्था से लगाया जाता है जो जनता से धन जमा प्राप्त करते हैं तथा ऋण के रूप में जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान करते हैं। साधारणतया रुपये का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक है। आधुनिक युग में बैंकिंग के क्षेत्र तथा उनकी कार्यप्रणाली में इतना परिवर्तन आ गया है कि बैंक की एक सर्वमान्य सर्वोचित परिभाषा देना थोड़ा कठिन है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं जो अलग अलग हैं। एक सर्वमान्य परिभाषा, वैधानिक परिभाषा अलग अलग तरीके से दी गई है। कुछ है उसके कार्य के आधार पर परिभाषा, कुछ है सर्वमान्य परिभाषाएं, कुछ है विधान के आधार पर क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। बैंक का सर्वमान्य परिभाषा में प्रोफेसर या हम कहें अर्थशास्त्री किनले कहते हैं, बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण देती है तथा जिसको व्यक्तियों के द्वारा आवश्यकता न होने पर द्रव्य स्फूर्त किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा इसमें दी गई है हार्ट के द्वारा। बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यवहार में धन प्राप्त करती है तथा जमाकर्ताओं व खातेदारों के चेकों का भुगतान करती है। कार्य के अनुसार परिभाषा। कार्य अनुसार परिभाषा में सर जॉन पीजेट कहते हैं कि बैंक वह है जो बैंक का कार्य करे। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। एक प्रतिष्ठान जहां धन का जमा संरक्षण निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है।
वैधानिक परिभाषाओं के अनुसार भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। यहाँ बैंकिंग शब्द की परिभाषा देते हुए ये बताया गया है, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करने से है, जिसे मांग करने पर लौटाना तथा चेक, ड्राफ्ट, अन्य किसी प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकना है। इसी प्रकार भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाली प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था तथा डाकघर, बचत बैंक आदि शामिल हैं। उचित परिभाषा के रूप में वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा सर्वोत्तम और उचित होती है, उसे ही सरल परिभाषा के रूप से माना गया है। लेकिन एक सामान्य परिभाषा के रूप में बैंक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन का कार्य करती है। बैंकों के प्रकार। आधुनिक रूप में बैंक कई प्रकार के होते हैं। आर्थिक जगत में परिवर्तनों के साथ साथ बैंकिंग संस्थानों के कार्यों में भी विशिष्टता का मार्ग प्रदर्शित हुआ है। इन कार्यों में भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के बैंकों की स्थापना हुई है, जिसमें व्यापारिक बैंक सामान्यतः बैंकिंग कार्य करते हैं और व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यतः 3 माह की होती है। भारत में व्यापारिक बैंक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक भी 2 तरह के होते हैं, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। औद्योगिक बैंक औद्योगिक संस्थानों को निर्माण कार्यों तथा विस्तार कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन ऋणों का ही व्यवस्था करते हैं, अतः दीर्घकालीन एवं बड़े बड़े ऋणों की पूर्ति औद्योगिक बैंक द्वारा की जाती है। इनकी पूंजी अपेक्षाकृत अधिक होती है। कृषि बैंक विश्व में जापान, अमेरिका, रूस आदि विकसित देशों में कृषि विकास की वित्त व्यवस्था के लिए विशिष्ट प्रकार के बैंक कार्यशील है। कृषि में अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति भारत में कृषि सहकारी बैंक करते हैं तथा दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है। अब भारत में व्यापारिक बैंकों के माध्यम से भी अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों की पूर्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। नाबार्ड की स्थापना इस उद्देश्य के लिए ही की गई है, जो कृषि, लघु उद्योगों एवं ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। विनिमय बैंक विदेशी विनिमय बैंक के नाम से जाने जाते हैं। विदेशी विनिमय बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। सभी देशों में प्राय व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन, बिलों का क्रय विक्रय तथा विदेशी व्यापार को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी विनिमय की वित्त व्यवस्था करते हैं। भारत में केवल विदेशी बैंकों की शाखाएं ही इस कार्य को पहले करती थी। अब भारत में भी बहुत से बड़े बड़े व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय बैंक के रूप में कार्य करने लगे हैं। बचत बैंक पाश्चात्य राष्ट्रों, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि नए राष्ट्रों की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए बचत बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनमें थोड़ी धनराशि जमा की जाती है पर विशेष शर्तों के अनुसार ही निकाली जा सकती है। भारत में भी अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी साधारण बैंकिंग की सुविधा पोस्ट ऑफिस बचत खाते के रूप में की जाती है। भारत में व्यापारिक बैंक ही बचत बैंक का कार्य करते हैं। स्वदेशी बैंकर भारत में महाजनों, सर्राफों और साहूकारों का समावेश होता है, जो स्वदेशी बैंकर के नाम से जाने जाते हैं। भारत की ग्रामीण एवं कृषि वित्त व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। साथ ही शहरी एवं अन्य व्यवसायों की वित्त व्यवस्था में भी ये बहुत अपना योगदान देते हैं। परंतु
इनकी शोषण प्रवृत्ति के कारण केंद्रीय बैंक इन पर कठोर नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। निजी क्षेत्र बैंक। निजी बैंक वे बैंक होते हैं जो निजी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, निजी व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इनके अंदर HDFC बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान, ICICI बैंक आदि अनेक बैंक शामिल हैं जो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं। केंद्रीय बैंक। विश्व के सभी राष्ट्रों में मुद्रा को नियमन और नियंत्रण करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है और भारत में केंद्रीय बैंक का दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निभाता है। निर्यात आयात बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात आयात साख की वित्त व्यवस्था करने हेतु एवं भुगतानों की जोखिमों से सुरक्षा करने के लिए इन बैंकों का विकास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास ने विदेशी व्यापार, मौद्रिक एवं आर्थिक सहयोग तथा सांस्कृतिक सद्भावना को बढ़ाया है। ऐसी दशा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना हुई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आदि की स्थापना हुई है। ये विदेशी मुद्रा में ऋण देते हैं, ऋण पत्र खरीदते हैं तथा गारंटी देकर ऋणों का बढ़ावा भी देते हैं। अन्य बैंकों के रूप में कटौती गृह, स्वीकृति गृह आदि की स्थापना की जाती है। ये भी समय समय पर अनेक प्रकार के बिलों का कटौती करके उनका पुनर्भुगतान करके देश की वित्त व्यवस्था में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने बैंक क्या होते हैं ये जाने, बैंक की परिभाषाएं और आधुनिक बैंकों के स्वरूप के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है।